नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और मेरा नाम है रामचंद्र कुमार सो। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सीरीज चालू करने जा रहा हूं जिसका नाम है स्वर्णिम भारत। तो ये सीरीज है, ये इसका क्या मतलब है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में पहले आपको परिचय दे देता हूं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो प्रारंभिक काल से जो महाजनपद काल है उनमें जो राजा हुए थे उनसे लेकर आज तक का जो इतिहास है भारत का, उसके बारे में हम इस वीडियो में या इस सीरीज में जानने वाले हैं। तो जो भी महाजनपद काल से हम शुरुआत करेंगे कि इसका कितना समय काल, उस सब के बारे में जितने भी राजा हुए, मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर हम आज तक 2020 ईस्वी तक हम बात करने वाले हैं। 2020 600 ईसा पूर्व से लेकर 2020 ईसा पूर्व 2020 ईस्वी तक आपको मैं इस सीरीज में बता दूंगा। तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई आप सोचेंगे कि मुगलों के बारे में हम जानकारी लेते हैं अलग अलग, या पृथ्वीराज चौहान के बारे में, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मेरी सीरीज में ये सीरीज चालू कर रहा हूँ इसमें सभी राजाओं के बारे में आपको, या भारत का जितना भी इतिहास है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। आपको कहीं पर भी अलग अलग यूट्यूब पर वीडियो नहीं खोजने पड़ेंगे। आप जब मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। जितने भी राजा हुए, कौन कौन से राजा थे, कहाँ के राजा थे, उन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो आपको और कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सीरीज चालू कर रहा हूँ उसमें सभी भारत का जो सारा इतिहास है वो इसमें आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं प्रारंभ से 600 ईसा पूर्व से हम बात करते हैं। कब से? 600 ईसा पूर्व से। तो 600 ईसा पूर्व में ये जो हमारा भारत था उस समय इसे क्या कहा जाता था? स्वर्णिम भारत कहा जाता था। तो स्वर्णिम भारत क्यों कहा जाता था? क्योंकि उस समय भारत में बहुत धन दौलत थी। इसे उस समय में क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब तक भारत में अंग्रेज नहीं आए थे तो उससे पहले क्या था? हमारा भारत सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया कैसे थी कि हमारा जो भारत है इसमें मसाले आदि जो खाद्यान्न पदार्थ है वो बहुत अत्यधिक मात्रा में होती थी। और जो इसका व्यापार किया जाता था, विदेशों में इस सामान को भेजा जाता था। उसके वजह जो हमारे राजा होते थे वो वहां से जो सोने चांदी या हीरे मोती जवाहरात ये सब कुछ लाते थे। तो ये से कर कर हमारे देश में बहुत अत्यधिक सोना हो गया। फिर जब हमारे देश को कुछ मुगलों ने या जो बाहरी मुसलमानों ने लूटना शुरू किया तो उससे क्या हुआ? हमारे देश कुछ हुआ। लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो वो एकदम हमारे भारत को क्या कर दिया? चूस कर छोड़ दिया और भारत में कुछ भी नहीं छोड़ा। तो चलिए हम बात करते हैं बिना समय गए। तो ये देखते सीधा आपको देखने सभी वीडियो देखने आपको भारत का पूरा इतिहास इसके अंदर मिल जाएगा। कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो भारत का स्वर्णिम भारत है ये कब से है। ये हम 600 ईसा पूर्व से बात करेंगे। कब से करेंगे? 600 ईसा पूर्व से लेकर आज तक का इतिहास के बारे में हम इस वीडियो में या इस सीरीज में जानने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि जब 600 ईसा पूर्व या इसके आसपास का समय था, इस समय भारत में या 600 ईसा पूर्व के बाद भारत में बहुत अत्यधिक मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात हो गए थे। इसके कारण इसे क्या कहने लगे? सोने की चिड़िया इसे कहने लगे। सोने की चिड़िया। और सोने की चिड़िया कहने लगे। और भारत का जो हिंदू धर्म या अन्य धर्म थे भारत की, वो धर्म है वो सभी विश्व के देशों में चलने लगे। और इसके कारण ये विश्व में विश्व गुरु के रूप में निकल कर प्रकट हुआ। तो हमारे जो प्राचीन समय में भारत है उसे क्या कहा जाता है? इसे विश्व गुरु भी कहा जाता है। तो ये जो हमारा भारत का इतिहास है बहुत ही वो क्या है? महत्वपूर्ण इतिहास है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इससे मैं जो आपको सीरीज कराऊंगा ये सभी परीक्षाओं में पूछी जाएगी। तो हमारे देश का जो प्राचीन समय में संबंध थे वो बहुत देशों से, हमारे जो पड़ोस के देश है सभी, जैसे चीन है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, जापान है, यहाँ तक कि अमेरिका तक हमारे देश के संबंध बन गए थे। कैसे जाते थे? ये लोग नाव से जाते थे और यहाँ से मसाले ले जाते थे। बदले में हमें क्या देकर जाते थे? बदले में हमें जो हीरे जवाहरात में कीमती वस्तु देकर जाते थे। तो प्राचीन समय में हमारा भारत क्या कहलाता था दोस्तों? सोने की चिड़िया कहलाता था। सोने की चिड़िया मैंने बता दिया क्यों कहलाता था। और अब आगे चलिए बात करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट जो इस सीरीज में मैं आपको सभी प्रकार की इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा और जो इंपॉर्टेंट शब्द है उनके बारे में बताऊंगा, उनकी व्याख्या करूंगा। तो चलिए सर्वप्रथम जान लेते हैं कि जब हमारे देश से लोग व्यापार करने के लिए जाते थे, दूसरे देशों में जाते थे, जो मान लीजिए ये हमारा भारत है तो यहाँ बीच पर क्या समुद्र पड़ रहा है, इन्हें कहाँ जाना है? इन्हें मान लीजिए जापान जाना है। तो जापान जाना है तो हमारे जो भारत के लोग थे इस जापान को क्या कहते थे? इस जापान को कहते थे द्वीपांतर। क्या कहते थे फ्रेंड्स? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, द्वीपांतर कहते थे।
तो पूछ लिया जाए कि प्राचीन समय में स्वर्णिम भारत में द्वीपांतर किसे कहा जाता, तो हमें कहना है कि जो द्वीपांतर वो किसे कहा जाता था, वो जो समुद्र पार देश होते थे, जो समुद्र से पार देश होते थे, उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था द्वीपांतर। कहां पर भी पूछ दिया जाए कि द्वीपांतर किसे कहता था, या स्वर्णिम या प्राचीन भारत में द्वीपांतर किसे कहा जाता था, तो वो कहा जाता था जो समुद्र से पार देश होते थे, समुद्र हमें समुद्र लांघ कर जाना होता था, उसे क्या कहा जाता था, द्वीपांतर कहा जाता था। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं महाजनपद काल के बारे में। मैं यहाँ पर आपका टॉपिक डाल देता हूं, महाजनपद काल। तो ये जो महाजनपद काल है, इसका समय कितने वर्षों तक है, तो महाजनपद काल है जो उसका समय कितने वर्षों तक रहता है, इसका 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक इसका समय काल रहता है। तो पूछ लिया जाए कि जो महाजनपद काल है उसका समय काल कितना है, किसी भी इंपोर्टेंट या कोई भी एग्जाम उसमें पूछ लिया जा सकता है कि जो महाजनपद काल है उसका समय काल कितना है, तो उसका समय काल है 600 ईस्वी से 325 ईसा पूर्व तक है। तो एक बात हमारे दिमाग में जरूर आती है कि ये जो महाजनपद काल है इसे कौन देख रहा था, उस समय का कौन व्यक्ति जिंदा बैठा है, तो इसे हमारे दिमाग में आना ये सही है कि ये महाजनपद काल का हमें पता कहां से चलता है, किसने देखा था कि ये जो महाजनपद काल वो प्राचीन समय में था। तो ये जो आपको दिख रहा है महाजनपद काल, तो इसका पता हमें कैसे चलता है, तो आप एक बौद्ध धर्म है, कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में एक ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का क्या नाम है, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय है, इसके अनुसार बौद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म है उसमें एक ग्रंथ है, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार भारत में प्राचीन समय में कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। अंगुत्तर निकाय के अनुसार भारत में प्राचीन समय में 16 महाजनपद थे। तो अब हम 16 महाजनपदों के बारे में बात करेंगे कि ये महाजनपद कौन कौन से थे। तो 16 महाजनपद थे, कौन कौन से थे, किसके हमें जानकारी किससे मिलती है, तो वो मिलती है अंगुत्तर निकाय के अनुसार। ये किस धर्म से संबंधित अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध धर्म से। फ्रेंड्स अब आगे चलिए हम महाजनपदों के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि भारत में कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। तो इसे मैं मिटा रहा हूं। तो हम बात कर रहे हैं महाजनपद काल में, तो आपको मैंने बता दिया कि 16 महाजनपद उस समय में थे। तो मैं एक बार वीडियो बीच में रोक रहा हूं क्योंकि मैं लिख देता हूं पहले, आपको बाद में इसके बारे में समझाऊंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो प्राचीन समय महाजनपद इनकी राजधानी थी उनको लिख लिया है, इसलिए वीडियो को मैंने थोड़ा बीच में स्पॉज किया था क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा लगता है इसलिए। तो मैंने लिखा है यहाँ पर तो है महाजनपद और यहाँ पर उनकी राजधानी। तो हम पहले देखते हैं महाजनपद का नाम और बाद में आपको बताऊंगा उनकी राजधानी का नाम। तो एक महाजनपद है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है काशी। काशी महाजनपद की जो राजधानी है वो कौन सी है, वो है वाराणसी। तो फ्रेंड्स ये जो महाजनपद है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये जो कुरु महाजनपद है इसकी राजधानी कौन सी थी, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है और आपके नंबर भी कट सकते हैं। इसलिए आपको इनको 1-2 बार पढ़ लेना है ताकि आप वो समय देखते ही आपको क्या जाए, याद आ जाए। तो काशी है, इस काशी की राजधानी कौन सी है, उसकी राजधानी है वाराणसी। 2 नंबर महाजनपद है कुरु, इसकी है इंद्रप्रस्थ। और आपको पता होगा कि महाभारत में जो युद्ध हुआ था महाभारत का, वो इसी इंद्रप्रस्थ को लेकर हुआ था कौरवों के बीच में। तो देखिए इसे छोड़िए, ये बात दूसरी हमें इसमें नहीं करनी है, लेकिन आपको बता दिया, मुझे थोड़ा पता था इसके बारे में इसलिए। तो 3 नंबर है अंग की राजधानी है चंपा। कौन सी है, चंपा। तो जो दुर्योधन था उसने क्या किया था, अपने मित्र कर्ण को जो अंग का राजा बनाया था, याद होगा अभी महाभारत चली थी पीछे आपने देखा होगा। 4 नंबर है मगध। मगध की राजधानी राजगिरी है या ग्रीवर्ज। 5 नंबर है वजी। वजी की विदेह है या मिथिला। मल की है कुशावती। मल है जो महाजनपद है उसकी राजधानी कौन सी है, कुशावती है। और चेदी है उसकी है शक्तिमती। चेदी की जो राजधानी कौन सी, शक्तिमती। वत्स की है कौशाम्बी।
कौशल की है अयोध्या, और पांचाल है, जो पांचाल महाजनपद है उसकी अहिच्छत्र, मत्स्य की है विराटनगर, सूरसेन की है मथुरा, असशक या अस्मक, असशक या अस्मक दोनों नाम है। असशक या अस्मक की क्या है पाटेली या पोतन, अवंती की है उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की तो है क्या उज्जैनी, और उत्तरी अवंती की है महिष्मती। कौन सी है महिष्मती। और गंधार, गंधार की कौन सी है तक्षशिला, कंबोज की राजपुर या फाटक है। तो ये जो राजधानी है महाजनपदों की, ये आप देखिए इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कोई भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फ्रेंड्स ये जो राजधानी है मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं जो उस समय प्रमुख राजस्थान के जो महाजनपद या जनपद थे, जो महाजनपद नहीं सॉरी जनपद थे राजस्थान के प्रमुख जनपद, उनके बारे में हम देखते हैं। तो यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो राजस्थान के प्रमुख महाजनपद है उनके बारे में मैं बता रहा हूं। तो पहला जो जनपद है वो कौन सा है, वो है जंगल जनपद। तो पहला जो जनपद है उस जनपद का क्या नाम है, जंगल जनपद। तो ये जंगल जनपद कौन से भाग में था, तो आप जो मैंने ये आपको दिखाया है अभी, तो आपने जो एक मैप आता है, ये मैंने आपको महाजनपद का दिया है, तो मैं आपको साइड में चलिए वो मैप लगा दूंगा। तो उस मैप में आपको ये यहाँ पर लगा रहा हूँ देखिए। तो आप इसमें देखिए कि आपको दिख रहा है कि जो भी जितने भी महाजनपद है उनके साइड में भारत के नक्शे में ये महाजनपद भरे हुए है। तो आप ये देख लीजिए कौन कौन से किस स्थान पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको भारत के मैप में भी अगर कभी परीक्षा में ये तो कैसे पूछा जाएगा, लेकिन जितना हमारे पास नॉलेज होगा उतना ही अच्छा होगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये देखिए जो भारत का नक्शा है उसमें लगाया हुआ है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। बात कर रहे थे जंगल जनपद की। तो ये जो जंगल जनपद है वो वर्तमान में जो बीकानेर जोधपुर का भाग है, कौन सा लिख देता हूं, बीकानेर व जोधपुर। जो वर्तमान बीकानेर व जोधपुर का भाग है उसे उस समय क्या कहा जाता था, जंगल जनपद कहा जाता था। और इसका जो विवरण है वो महाभारत में भी मिलता है, महाभारत में भी जंगल जनपद का क्या मिलता है, विवरण मिलता है। और यहाँ के जो बीकानेर और जोधपुरी जो राजा होते थे वो अपने आप को क्या क्या कहते थे, वो कहते थे जंगलधर बादशाह, जंगलधर बादशाह। जो बीकानेर के शासक होते थे वो अपने आप को क्या कहते थे, वो कहते थे जंगलधर बादशाह, क्योंकि ये जंगल प्रदेश के होते थे। और जो बीकानेर का जो राज चिन्ह है उसमें भी लिखा हुआ है जय जंगलधर बादशाह। क्या लिखा है, जय जंगल। तो आपको जो ये जंगल जनपद है इसके बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बातें वो मैंने आपको बता दी है। जो वर्तमान बीकानेर व जोधपुर का भाग है वो महाभारत समय में क्या कहलाता था, जंगल जनपद कहलाता था। और यहाँ के जो शासक होते थे वो अपने आप को क्या कहते थे, जंगलधर बादशाह कहते थे। और यहाँ का जो राज चिन्ह है उसमें क्या लिखा मिला है, जय जंगलधर बादशाह। क्या मिला दोस्तों, जय जंगलधर बादशाह। तब आगे एक और है मत्स्य जनपद है जो राजस्थान का जनपद है, और यह एक महाजनपद भी है। इसके बारे में हम जानते हैं, किसके बारे में, मत्स्य जनपद के बारे में। मत्स्य, तो मत्स्य के बारे में जानते हैं। ये कहाँ का है, ये जो जयपुर, अलवर और हाड़ौती वाला कुछ भाग है, कहाँ का, जयपुर, अलवर और भरतपुर वाला भाग है, और भरतपुर के कुछ भी हिस्से। जो ये भाग है ये क्या कहलाता था दोस्तों, ये कहलाता था मत्स्य। तो दोस्तों एक बात आपको मैंने बताने भूल गया, वो क्या है, जो मैंने बात की थी जंगल जनपद के बारे में, उसकी राजधानी कौन सी थी, उसकी राजधानी थी जंगल जनपद की, जनपद
राजधानी आई छतरपुर। कौन सी राजधानी है आई छतरपुर? हमसे पूछ ले जाए कि जो जंगल जनपद है उसकी राजधानी कौन सी है, तो वो है आई छतरपुर। वर्तमान में इसका क्या नाम है? नागौर नाम है। यह राजस्थान का एक जिला है, तो वर्तमान में छतरपुर का क्या नाम है? नागौर। तो अब बात करें थे मत्स्य जनपद की, तो वर्तमान जयपुर अलवर बरतोला भाग है, उसे क्या कहा जाता था? मत्स्य कहा जाता था। और इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है विराट नगर। राजधानी विराटनगर। तो हमसे पूछ ले जाए कि जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी कौन सी थी, तो इसकी राजधानी थी विराटनगर, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? विराट भी कहा जाता है। तो अगला जो हमारा जनपद है वो कौन सा है? वो है सूरसेन। तो ये जो सूरसेन है वो कौन सा भाग था, जो किसे कहते थे? तो ये सूरसेन जो जनपद था वो कौन से राजस्थान के लगभग कौन से हिस्से में आता था? तो ये जो है इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वो थी मिथोरा। कौन सी राजधानी दोस्तों? मिथोरा इसकी राजधानी थी, मिथोरा। और वर्तमान में जो धौलपुर भरतपुर अलवर वाला भाग है, धौलपुर भरतपुर अलवर वाला भाग है, ये उस समय क्या कहलाता था? ये कहलाता था कौन सा? सूरसेन जनपद कहलाता था। जो धौलपुर अलवर वाला भाग है ये कौन सा जनपद कहलाता था? ये कहलाता था सूरसेन जनपद। तो और अगला जनपद है वो है सीवी। सीवी जनपद दोस्तों, तो सीवी जनपद है ये जो उदयपुर में कुछ भाग है उस समय क्या कहलाता था? उदयपुर वाला जो मेवाड़ का भाग है वो क्या कहलाता था दोस्तों? वो कहलाता था सीवी। तो ये सीवी का बात हो गया। तो अब चलिए आगे बात करते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं मिटा रहा हूं इसको। तो ये जो मैंने आपको बात बताई है वो किसके बारे में? ये है जनपद कालीन। तो मैंने आपसे जनपद कालीन बात कर ली है। जो महाजनपद थे उसका समय कितना था, उस सभी के बारे में हमने इसमें बात कर ली है। तो हमने क्या जो महाजनपद कालीन है उसके बारे में बात कर ली है। तो फ्रेंड्स ये जो जनपद कालीन है वो सभी बात कर लिए हैं। अब बात करेंगे हम जो उसके बाद जो राजवंश आई है, जो राजा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत में लगभग जितने भी राजवंश हुए आपको मैं उन सभी के बारे में बता दूंगा। उनका नाम पढ़कर आपको सुनाता हूँ कि मैं कौन कौन से महाजनपदों के बारे में बताने वाला हूँ। तो हम बात करेंगे सर्वप्रथम मौर्य वंश के बारे में। कौन सी दोस्तों? मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे। मौर्य वंश से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने ध्यान लगाकर पढ़ लिया, तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। तो मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। आपको किस किस के बारे में बताऊंगा मैं बता देता हूँ। मौर्य वंश के बारे में बताऊंगा, सोंग वंश के बारे में बताऊंगा, सोंग वंश की स्थापना किसने की, इसके भी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी के बारे में बता दूंगा मैं आपको। सातवाहन वंश के बारे में बताऊंगा, ये आपका क्लियर हो जाएगा। जो गुप्त वंश है भारत का वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वंश है, उस सभी के उसके भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपको मैं क्लियर करा दूंगा। वर्धन वंश जो हर्षवर्धन वाला जो वंश है उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। पाल वंश के बारे में बता दूंगा, राष्ट्रकूट वंश के बारे में बता दूंगा, और प्रत्यार जो वंश है उसके बारे में बता दूंगा। चोल शासक है उनके बारे में बता दूंगा, पल्लवों के बारे में बता दूंगा, चालुक्य के बारे में बता दूंगा। ये जो जितने भी भारत के राजवंश है उन सभी का आज जो इस सीरीज है वो उनको हम क्लियर करके छोड़ेंगे। इनसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको कोई भी मेरे से कोई गलती हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप जो ये बात है उसको छोड़ दी है। तो चलिए हम बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। जो मौर्य वंश है उसके जो इंपोर्टेंट शासक कौन कौन से हैं, तो मौर्य वंश के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप कहीं नहीं जाएगा, जितने भी इस वीडियो में तो हम सिर्फ मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो सातवाहन वंश है वंश 4-5 वंशों को हम जितने 5-4 साम्राज्य उनको हम क्लियर करेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें सिर्फ हम बात करने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में।
तो मैंने आपको जो 16 महाजनपद बताए थे उनमें से एक महाजनपद था मगध। कौन सा था दोस्तों? मगध था। तो बात करें जब 600 ईस्वी से लगभग 325 ईस्वी की बात मानिए, कब? 325 ईस्वी में यहाँ का एक राजा था, एक विलासी राजा था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था घनानंद। क्या नाम था? घनानंद। एक विलासी राजा इस समय मगध में राजा बनकर बैठा था। एक बहुत ही विलासी राजा था, अपने कार्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था दोस्तों ये। तो जो घनानंद है, एक बार की बात है, जो चाणक्य है वो क्या हुआ कि इनके दरबार में आए, घनानंद के दरबार में आए। और घनानंद के दरबार में आने के बाद उन्होंने इनको कुछ बातें कही कि तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तुम अपने साम्राज्य की तरफ ध्यान दो। तो उन्होंने क्या किया, ये जो घनानंद है, ये इन्होंने कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, इनके 3 नाम थे, इनकी क्या कही, इनकी बेइज्जती की और इनसे कहा कि तुम एक क्या हो, साधु हो, साधु की तरह करो और मेरे साम्राज्य में आने की तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ और अपने कार्य पर ध्यान दो। इससे क्या हुआ कि तो घनानंद ने क्या किया, जो चाणक्य थे उसकी क्या की थी, बेइज्जती की। तो चाणक्य को बहुत गुस्सा आया। इसके आने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रण ले लिया कि इस राजा को तो मैं यहाँ से इस गद्दी से हटाकर छोड़ूंगा, इसे ये जो राजा है इस गद्दी के लायक ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक आश्रम खोला। आश्रम खोलने के बाद उन्होंने एक नाई का लड़का पकड़ा। क्या पकड़ा? नाई का लड़का पकड़ा, जिसका क्या नाम था? उसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त उस लड़के का नाम था। तो उन्होंने इस नाई के लड़के को पकड़ा और अपने आश्रम में लाया। लाने के बाद उन्होंने इससे शिक्षा दी, दीक्षा दी, अस्त्र शस्त्र सभी प्रकार के शिक्षा दी। और उन्होंने क्या किया, मगध में जो घनानंद था उसको उससे क्या करा दिया, युद्ध करा दिया। क्या करा दिया दोस्तों? युद्ध करा दिया। युद्ध कराने के बाद इसमें युद्ध कराने के बाद में क्या हुआ दोस्तों, जो युद्ध हुआ उसमें चंद्रगुप्त जो मौर्य थी इसका क्या हो गई, विजय हो गई। और यह सन 322 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में क्या बन गया, राजा बन गया। कहाँ का? मगध का शासक बन गया चंद्रगुप्त मौर्य। तो पूछ लिया जाए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो जो मगध का शासक कब बना, तो ये बना था 322 ईसा पूर्व में। 300 कब बना था दोस्तों? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य वो यहाँ का शासक बन गया था। और इनका जो शासन काल है वो कितने वर्ष है, वो 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। फ्रेंड्स ये जो बात है, ये शासन काल आपको याद रखना है। हमसे पूछ लिया जा सकता है कि इनका शासन काल कितना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम बात करते हैं कि ये जो चाणक्य की सहायता से क्या बन गए फ्रेंड्स, राजा बन गए। ये एक बहुत ही साहसी और वीर राजा थे। इन्होंने अपने जो गुरु थे चाणक्य थे उनकी सहायता से क्या बन गए, राजा बन गए। और इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें, इम्पोर्टेंट युद्ध के इन्होंने, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सन 305 की बात है, 305 ईसा पूर्व की बात है। तो 305 ईसा पूर्व में इन्होंने एक युद्ध किया। वो जो युद्ध है किसके साथ किया, इन्होंने युद्ध किया सेल्यूकस निकेटर के साथ। किसके साथ किया? सेल्यूकस निकेटर के साथ इन्होंने युद्ध किया 305 ईस्वी में। और सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने पराजित कर उनसे क्या की, एक संधि की। संधि करने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत भेजा। क्या भेजा? राजदूत भेजा। किसके साथ भेजा फ्रेंड्स? तो चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में इन पर आक्रमण करके यहाँ पर जो एक संधि की थी, उस संधि में इन्होंने क्या कर ली, जीत कर ली थी। और जीत करने के बाद जो सेल्यूकस निकेटर था उसने इसके साथ एक अफगानिस्तान का क्या भेजा दोस्तों, अपना एक राजदूत भेजा। और इन्होंने, उनकी संधि क्या थी कि इन्होंने 500 हाथी लिए थे। किससे? सेल्यूकस निकेटर से। कितने हाथी लिए थे? 500 हाथी लिए थे। 500 हाथी लेने के बाद जो सेल्यूकस निकेटर था सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत भेजा। उसका क्या नाम था? उसका नाम था मेगस्थनीज। क्या नाम था? मेगस्थनीज को ये अपने राजदूत बनाकर भेजा। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। उस पुस्तक का क्या नाम है? उसका नाम है इंडिका। उस पुस्तक का नाम है।
तो इन्होंने जो 305 ईस्वी में एक सेल्यूकस निकेटर के साथ क्या किया, युद्ध किया। युद्ध में इन्होंने जीत कर इन्होंने उनसे क्या कर ली दोस्तों, संधि कर ली। संधि करने के बाद 500 हाथियों की इनकी संधि थी। और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पूरी जितने भी इंपॉर्टेंट बातें इनमें वो सभी बता दूंगा फ्रेंड्स, आपको इसके लिए लीजिए। तो इन्होंने 500 हाथी लेकर संधि की। संधि करने के बाद जो सेल्यूकस निकेटर ने इनके साथ अपना एक राजदूत भेजा, उसका क्या नाम था, मेगस्थनीज। उन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडिका। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसे मैं थोड़ा दोस्तों मिटा रहा हूं, आप देख लीजिएगा। तो बात चंद्रगुप्त मौर्य की कर रहे हैं हमें। तो अब इनके शायद मैंने आपको सभी इंपोर्टेंट बातें बता दी। इनका जो जीवन काल है, इन्होंने इतने कार्य किए। और इनका जो साम्राज्य विस्तार है इन्होंने किया, सबसे ज्यादा मौर्य काल में अशोक ने बहुत अत्यधिक साम्राज्य विस्तार किया अपना। इन्होंने तो लगभग, तो मैं आपको यहाँ पे फोटो लगा देता हूँ, आप उस फोटो में देख लीजिए। नीचे संकेत भी दिए हुए हैं, उन संकेतों में देखिए कि कौन से साम्राज्य को किसने कितना साम्राज्य बढ़ाया। आपको ये जो चित्र फोटो दिख रही है उसमें आप देख लीजिए। जो सर्वप्रथम देख सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है साम्राज्य विस्तार वो आपको दिख रहा है। फिर बिंदुसार का दिख रहा है, अशोक का दिख रहा है, इन सभी का आपको दिख रहा है साम्राज्य विस्तार। तो आपको इसका साम्राज्य विस्तार दिख रहा है। तो चलिए अभी इस चित्र को मैं हटाता हूँ और आगे बात करते हैं कि इनका जो जीवन काल, जीवन यापन कैसे, इनकी मृत्यु कैसे हुई। तो इन्होंने 298 में स्वर्ण बेल खोला में इन्होंने क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। कब? 298 ईसा पूर्व में। एक आश्रम है उसका क्या नाम है, स्वर्ण। तो स्वर्ण बेल खेला में इन्होंने अपने जो उनका गुरु था भद्रबाहु के, तो इनके गुरु का क्या नाम था, भद्रबाहु था। इनके आश्रम में जाकर 298 ईसा पूर्व में जो इनकी वो भद्रबाहु की कुटिया थी उस जगह का नाम क्या नाम था, स्वर्ण बोल खेला में जाकर अपना जीवन यापन किया। और उसके बाद जो इसका बेटा था, कौन था इसका बेटा, उसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार यहाँ का शासक बनता है। तो बिंदुसार शासक कब बनता है, वो शासक बनता है 298 ईस्वी में। और 298 ईसा पूर्व में 200 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक ये शासन करता है, शासन करता है। 298 से 272 ईसा पूर्व तक बिंदुसार शासन करता है। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है। तो बिंदुसार के बारे में बात करते हैं। तो बिंदुसार है, उनका कुछ इंपॉर्टेंट बात तो है नहीं, फिर भी देख लेते हैं। जो बिंदुसार को एक उपाधि दी गई है यूनानी लेखक मेगस्थनीज के द्वारा, इंडिका में बिंदुसार को उपाधि दी गई है। तो एक यूनानी लेखक है मेगस्थनीज, उन्होंने इन्हें क्या कहा है, उन्होंने कहा है अमित्रोचेस्ट, अमित्रोचेस्ट इनको उपाधि दी गई है। किसके द्वारा, यूनानी लेखक के द्वारा इन्हें क्या दी गई, उपाधि दी गई है। और जो वायु पुराण है उसमें इनको क्या उपाधि दी गई है, भद्रसार। वायु पुराण में इनको क्या कहा गया है, बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। तो उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों ये जो तक्षशिला है, गंधार की राजधानी है तक्षशिला, तो उस तक्षशिला में क्या होता है, एक विद्रोह होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, विद्रोह होता है। उस विद्रोह के दमन के लिए जो बिंदुसार है वो अपने पुत्र अशोक को भेजता है। पहले तो जो अब मैं लिख देता हूं तक्षशिला में,
में विद्रोह के दमन के लिए ये पहले किसको भेजता है? पहले भेजता है अशोक को। अशोक को भेजता, कहां पर भेजता है? फिर तक्षशिला में विद्रोह के दमन के लिए अशोक को ये वहां पर भेजता है। तो अशोक जाने के बाद इनका जो एक दूसरा बेटा था उसका क्या नाम था, उसको भी वहां पर भेजता है। तो उसका नाम था सिमुक। सिमुक को ये वहां पर भेजता है। तो ये जो बिंदुसार है ये अशोक को राजा नहीं बनाना चाहता था, ये बनाना चाहता था सिमुक को, और सिमुक भी राजा बनना चाहता था। लेकिन अशोक ने क्या किया, जबरदस्ती इसकी हत्या कर क्या बन गया? राजा बन गया। इन दोनों बाप बेटों को इन्होंने मार दिया और यहाँ तक क्या बन गया? राजा बन गया। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने यहाँ पर आपको फिर रिपीट करा देता हूँ, बिंदुसार को एक उपाधि दी गई है, यूनानी लेखक ने क्या उपाधि दी गई है? अमित्रोचेट से उपाधि दी है। और वायु पुराण में क्या कह रहे हैं? भद्रवसार की उपाधि दी गई है। फिर तक्षशिला में 2 विद्रोह होते हैं, इनके दमन के लिए पहले तो अशोक को भेजते हैं, फिर सिमुक को भेजते हैं। तो अब आगे बात करने वाले हैं हम अशोक के बारे में। तो इनके जो 272 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए अब जो अशोक का शासन काल है वो भी थोड़ा लंबा है, इनके बारे में कुछ ज्यादा ही बातें थी, इसलिए हम इसके बारे में अगले वीडियो में बात करें।